ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् नमो सवसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सौपाव पणासणो मंगलाणं च सौवेसिम् पढमं हवै मंगलम्। ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ જૈનોલોજીના ઉપક્રમે દર મહિને નિયમિત વ્યાખ્યાન શ્રેણી યોજાય છે. ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ જૈનોલોજી જુદી જુદી પ્રવૃત્તિઓનું કાર્ય પણ કરે છે. ભૂકંપગ્રસ્ત લોકોને સહાય કરવાનું કામ કે કોઈકને મેડિકલ સહાય જોઈતી હોય તો એ સહાય આપવાનું કામ પણ જૈનોલોજીના ઉપક્રમે થાય છે. ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ જૈનોલોજીના માર્ગદર્શક રાહબર ટ્રસ્ટી શ્રી નેમુભાઈ ચંદરિયા, શ્રી કુમારપાળભાઈ દેસાઈ, શ્રી શ્રીયકભાઈ શેઠ અને શ્રી કૌશલ દેસાઈ, આ દરેકના સહયોગથી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ જૈનોલોજીનું કાર્ય જુદી જુદી પ્રવૃત્તિઓથી થતું રહે છે. 2021થી યોજાતી આ વ્યાખ્યાન શ્રેણીમાં જૈન ધર્મના વિવિધ વિષયો ઉપર એના તજજ્ઞો દ્વારા વ્યાખ્યાનો આપવામાં આવ્યા છે. દર મહિનાના પહેલા શનિવારે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ જૈનોલોજીની યુટ્યુબ ચેનલ ઉપરથી આ વ્યાખ્યાન નિયમિત રીતે પ્રસારિત થાય છે. એક એવું વ્યાખ્યાન કે જે જૈન ધર્મને એક જુદા જ દૃષ્ટિકોણથી જુએ છે. પોતે વિજ્ઞાની છે, ડૉક્ટર રાજમલ જૈન. એવો સ્પેસ સાયન્ટિસ્ટ તરીકે આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિ ધરાવે છે. તેમણે ફિઝિકલ રિસર્ચ લેબોરેટરીના સ્પેસ વિભાગમાં ખૂબ ઉત્તમ કાર્ય કર્યું છે. ઉદય સોલાર ઓબ્ઝર્વેટરીના સ્થાપકોમાંના તેઓ એક છે. તેમના 100થી પણ વધારે સંશોધન લેખો વિદેશના સામયિકોમાં પ્રગટ થયા છે. દેશ વિદેશમાં સ્પેસ વિશે ઘણા વ્યાખ્યાનો પણ તેમણે આપ્યા છે. રાજમલ જૈન એક એવું વ્યક્તિત્વ કે જેમને ફર્સ્ટ એશિયન ઇન્ટરનેશનલ યંગ એસ્ટ્રોનોમરનો એવોર્ડ એનાયત થયો છે. ભારત સરકારના મિનિસ્ટ્રી ઓફ HRD તરફથી શાર્ક કન્ટ્રીઝ રિસોર્સ પર્સન એવોર્ડ પણ તેમને પ્રાપ્ત થયો છે. સરસ્વતી પુત્રનું માનદ સન્માન, જૈન રત્ન એવોર્ડ, લાઈફ ટાઈમ એચિવમેન્ટ એવોર્ડ, આવા ઘણા એવોર્ડથી તેઓ સન્માનિત થયા છે. સ્પેસ સાયન્સમાં તેમના માર્ગદર્શન હેઠળ ઘણા વિદ્યાર્થીઓએ PhDનું સંશોધનનું કાર્ય પણ કર્યું છે. રોયલ એસ્ટ્રોનોમિક સોસાયટી UK તરફથી તેમને ફેલોશિપ પણ પ્રાપ્ત થઈ છે. તેઓ જૈન ધર્મના ઊંડા અભ્યાસી છે. વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિકોણથી જૈન ધર્મને તેઓ જુએ છે અને તપાસે છે. થોડા જ મહિનાઓ પહેલાં એમણે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ જૈનોલોજીના ઉપક્રમે આવું જ જૈન ધર્મની દૃષ્ટિએ એક ઉત્તમ કાળગણના ઉપર વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું. આવો આજે આપણે એમને पर्यावरण असंतुलन क्या बढ़ती हिंसा का परिणाम जैन दर्शन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण એ વિષય ઉપર સાંભળીએ. જય જિનેન્દ્ર.
आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं अपना प्रवचन व्याख्यान पर्यावरण असंतुलन पर देना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि क्या पूरे विश्व में बढ़ती हुई हिंसा का ये परिणाम तो नहीं है। मैं अपने इस मुख्य विषय पे बात करूँ उससे पहले मैं आपको ये भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये सारे व्याख्यान जो जैन धर्म के दर्शन और उसके सारे तत्व जो हैं उनका पूरे विश्व में प्रचार और प्रसार इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी के द्वारा हो रहा है। मैं कहूँ तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इसका इनिशिएटिव, इसका समारंभ जो किया वो इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी के मुख्य ट्रस्टी आदरणीय श्री नेमू भाई चंदेरिया ने किया, जो वहाँ लंदन में इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी की जो संस्था है उसके मुख्य रूप से ट्रस्टी हैं। गुजरात में, भारत के अंदर भी अहमदाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी की एक इकाई है और उसके मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर कुमारपाल भाई देसाई हैं। मैं इन दोनों ट्रस्टियों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे प्रवचन के लिए, व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया है। ये बात कितनी अच्छी है कि पूरा जैन धर्म का जो परचम है, इसकी जो ध्वजा है, उसके विश्व के इस आकाश में फहराने के लिए इस आगाज को उन्होंने शुरू किया है और इस आगाज के लिए उन्होंने कई अथक प्रयास भी किए। पूरे व्याख्यानों की श्रृंखला कई वर्षों से चल रही है। एक अहिंसा नाम की मैगजीन जो है वो भी प्रारंभ की हुई है। कई अन्य प्रवृत्तियां जो हैं वो इसके लिए इंस्टीट्यूट जेनोलॉजी के द्वारा संचालित की जाती है। ये कार्य करना कोई आसान नहीं है, लेकिन मैं इसकी एक दूसरे पर्याय में जाना चाहता हूं कि इतने बड़े कठिन कार्य को हाथ में लेने के साथ साथ जैन धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है, और वास्तविक स्वरूप जो है वो जैन धर्म का तत्व है और वो तत्व पूरा विज्ञान से ओतप्रोत है। इस विज्ञान के धर्म को, या यूं कहूं कि जैनिज्म इज एक्चुअली साइंस ऑफ अर्थ एंड कॉस्मिक ऑर्डर, इस मूल भावना को विश्व तक पहुंचाने का कार्य इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी कर रहा है। उनके इस अथक परिश्रम के लिए, इस भावना के लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और ये शुभकामना भी देता हूं कि वो इस कार्य के अंदर, इस उद्देश्य में, इस मिशन में निरंतर जो है दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति करें। मेरी इस भावना को वो स्वीकार करें। और अब मैं अपने मूल प्रवचन, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि पर्यावरण असंतुलन कहीं ये विश्व में बढ़ती हुई हिंसा का परिणाम तो नहीं है। आज हम इसका विश्लेषण करेंगे कि जैन दर्शन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसके संबंध में क्या कहता है। साथियों, मैं आपसे प्रारंभ में एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आज से हम इतिहास के ज़्यादा नहीं 500 वर्ष पहले ही देखें, मैं 1000, 2000 या भगवान महावीर या उससे पहले पार्श्वनाथ के समय की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं अभी की बात करता हूँ, 500 वर्ष पहले। बल्कि मेरा जन्म हुआ था 70 साल पहले, तब भी मैंने ये देखा नहीं था कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी सुविधाएं देगा मनुष्य को। हम कितनी असुविधाओं, कितने जद्दोजहद के अंदर अपना जीवन यापन कर रहे थे, फिर भी हमारी जो भावना थी वो धर्म में निहित थी और पूरा का पूरा पर्यावरण शुद्ध था। कहीं कोई इसके अंदर ऐसा प्रदूषण नहीं फैला था और न एनवायरनमेंट के अंदर इम्बैलेंस आया था। परंतु जैसे जैसे
एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, समय के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने प्रगति की। मैं स्वयं एक वैज्ञानिक हूँ और विज्ञान का एक विद्यार्थी हूँ। मैं देख रहा था कि विज्ञान ने हमको कई सारी सुविधाएं प्रदान की, हमारे जीवन को आसान बनाया, लेकिन मनुष्य ने उन सभी सुविधाओं को, उसके विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों को एक अपने स्वार्थ के रूप में उसने ले लिया और उस स्वार्थ सिद्धि के लिए वो धीरे धीरे लोभ और लालच के अंदर आ गया और उससे न केवल दूसरी समस्याएं खड़ी हुई जिसे पुअर्टी है, इकोनॉमिक इनबैलेंस है, क्लाइमेट चेंज है, कई सारी जो है चुनौतियां विश्व के सामने तो आई, लेकिन मनुष्य की जो लोभ, लालच और लालसा जो थी वो कम नहीं हुई, बल्कि वो कहावत है ना, दिल मांगे मोर, तो उस दिल मांगे मोर की तरफ से मोर, आई वांट मोर, आई वांट मोर, तो अपनी नीड जो थी उसको ग्रीड में बदल दिया और उसकी वजह से कई तरह के जो है इस विश्व के अंदर कहना चाहिए कि हमने हिंसाएं शुरू कर दी और हिंसा के कई तरह के रूप ले लिए। हमने तो कहा कि ये तो साइंस को बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है। साइंस ने तो अपनी सहूलियत, आपकी लाइफ को इजी बनाने के लिए चीज़ की थी, लेकिन हमने अपनी ग्रीड, उस नीड को जो ग्रीड में बदला, उसकी वजह से हम समस्याओं का सामना कर रहे हैं। पूरा विश्व इस समय जो है ओवर एम्बिशियस कहते हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं उनको अधिक से अधिक करने लगा, कंपटीशन हो गया है, एक दूसरे से कंपैरिजन करने लग गए हैं, तो वो ओवर एम्बिशियस कॉम्प्लेक्सिटी में बदल गया। इसकी वजह से जो है आज हम एक नई, पूरा विश्व जो है नई चुनौतियों के अंदर उस मझधार में डूबा हुआ है, मझधार में आके खड़ा हुआ है। आज वो ऐसी कौन सी विशेष करके चुनौती है जिसकी वजह से ये पर्यावरण जो है वो उसका इम्बैलेंस हो रहा, असंतुलन हो रहा, खराब हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। आज उसकी अपन धार्मिक और विज्ञान की दृष्टि से देखने की कोशिश करेंगे। मैं आपको सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूँ कि विज्ञान वास्तव में जो है वो इस पर्यावरण को किस दृष्टि से देखता है। एक्चुअली आज से करीब लगभग 25 वर्ष पहले जो है वो जॉब्सन और उनके साथियों ने एक बहुत अच्छी परिभाषा दी थी, लगभग कि ये पूरा का पूरा जो पर्यावरण है वो उन्होंने 2 भागों में कहा था कि ये जीव और अजीव तत्व के संगम से, उसके इंटरैक्शन से, उसके एक रूप से संलग्न होने से जो है वो बना हुआ है, जो प्राकृतिक सिस्टम है। उन्होंने कहा था कि ये प्राकृतिक है, कोई मैन मेड नहीं है, और उससे ह्यूमन के बेनिफिट्स की बात होती है और उसकी इकोनॉमिक जो है उसका है संतुलन बना रहता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस पर्यावरण के पूरा जो जीव और अजीव जो 2 घटक हैं उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे इकोलॉजिकल यूनिट्स के अंदर और यूनिवर्सल यूनिट्स के अंदर। उन्होंने कहा कि इकोलॉजिकल जो यूनिट्स हैं, उस इकोलॉजिकल यूनिट्स के अंदर जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे वेजिटेशन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो हैं वो हैं, इसके बाद में हमारी जो मिट्टी है, चट्टानें हैं, पहाड़ हैं, ये सब चीज़ें जो हैं, हमारा वायुमंडल है इत्यादि, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं और ये उस इकोसिस्टम का एक अग्रणी मुख्य भाग हैं जिनको हम इकोलॉजिकल यूनिट्स कहते हैं। परंतु एक साथ में प्राकृतिक, हमारी प्रकृति की ही देन है कि वो भी घटक हैं, जैसे कि हमें कहना चाहिए पानी है, हमारी हवा है, हमारे क्लाइमेट जो है वो है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन साथ में उन्होंने 2 चीज़ें बहुत मुख्य रूप से कही थी कि जो ऊर्जा के स्रोत हैं, एनर्जी का जो स्रोत है, जैसे कि रेडिएशन हम कहते हैं, सूर्य से, तारों से जो प्रकाश आता है, नेचुरल रेडिएशन, और साथ में ये पूरा ब्रह्मांड और उसका प्रत्येक घटक जिसमें सूर्य, चंद्रमा, हमारी पृथ्वी, ये प्रत्येक जो एक पिंड है वो अपना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रखता है। यही बात भगवान महावीर ने भी कही थी
साथियों में याद दिलाना चाहता हूँ। इसीलिए कई सारे आगम के जितने भी हमारे एपिक्स हैं, उनके अंदर मिलेगा आपको कि भगवान महावीर ने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशन, उसका उपयोग करने को मना कहा था कि इसका मत करो, क्योंकि ये भी जीव तत्व की तरह ही है और इसके साथ छेड़छाड़ करना न केवल तुम्हारे स्वयं के यानी हमारे स्वयं के मनुष्य के अपने ऑर्गन से उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, बल्कि हम दूसरे इस प्रकृति के अंदर, इस वायुमंडल में हमारे जितने भी घटक हैं पर्यावरण के, उनके अंदर जीवों का भी हिंसा करते हैं। आइए हम पहले एक बार जैन धर्म क्या कहता है पर्यावरण के बारे में, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैन धर्म भी जो है वो मुख्य रूप से 2 घटक के अंदर ही कहता है, क्योंकि वो ये मानता है कि केवल धरती ही का ही पर्यावरण ही नहीं है, बल्कि वो विज्ञान से आगे बढ़ करके और आगे बढ़कर वो पूरे ब्रह्मांड के पर्यावरण की बात करता है, पूरा यूनिवर्स की बात करता है और कहता है कि यूनिवर्स जो है वो पूरा का पूरा खचाखच जीव तत्व यानी आत्मा से भरा पड़ा है। और कहता है कि दूसरा, इस ब्रह्मांड उस जीव का इंटरेक्शन जो होता है वो अजीव के साथ में होता है। तो जीव और अजीव 2 से मिल करके, और उसकी अजीव की जो परिभाषा है जैन धर्म में, वो तो बहुत विज्ञान से भी बहुत बड़ी व्यापक है, क्योंकि वो कहता है कि ये पूरा जीव के साथ 5 अजीव के अन्य घटक जो हैं, जैसे कि हम ये कहें आकाश है, काल है, पुद्गल है, और 2 बड़े फोर्स धर्म और अधर्म यानी धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, जो पूरी बाउंड्रीज लोकाकाश और अलोकाकाश की बाउंड्री का काम करते हैं। और इस लोकाकाश के अंदर कई सारी जो प्रतिक्रिया होती, गतिविधियां होती हैं, उन सब का समायोजन करना, उनको एक्सेलरेट करना, उनका संचालन करना, ये सब कुछ उन 2 फोर्सेस की वजह से होता है। अगर एक तरह से कंक्लूजन के रूप में संक्षिप्त में कहा जाए तो मनुष्य के अंदर किसी भी जीव में आत्म प्रदेश से लेकर के आकाश प्रदेश तक की जो बात है, उसमें जितनी भी व्यवस्था होती हैं, वो सभी घटक जो है वो पर्यावरण के घटक होते हैं। इसीलिए कहा गया कि अगर हम धरती तक की बात न करें, पूरे आकाश की बात करें, तो जैन धर्म में पर्यावरण को पंचभूत महातत्व के अंदर विभाजित किया गया। पहला जो है वो कॉस्मोस्फेयर यानी आकाश, दूसरा जो है वो हीलियोस्फेयर यानी सूर्य, और सूर्य जैसे अन्य तारे जो हैं उनको अग्नि हम कहते हैं। उसके बाद हमारी अपनी पृथ्वी, जितने भी इस तरह से भूमंडल की जो हैं, तो जिनको जियोस्फेयर कहते हैं, ओशियोनोस्फेयर यानी जल, और वायु एटमॉस्फेयर। तो ये पंचभूत महातत्व मिलकर के वस्तुतः पर्यावरण का निर्माण करते हैं। और हमारे यहाँ जैन धर्म में ये सबसे बड़ी बात कही गई कि इस पंचभूत महातत्व के अंदर प्रत्येक महातत्व में जीव उपस्थित है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि आकाश का जीव है तो यस, अग्नि का जीव है, पृथ्वी का जीव है, जल का जीव है, और वायु का भी जीव है, तो सभी में जीव है। और इस पूरे पर्यावरण में इन जीवों के साथ साथ इस पूरे पंचभूत महातत्व से निर्मित पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो उपाय भी बताए भगवान महावीर ने, कि सबसे पहला उन्होंने कहा अहिंसा का। उन्होंने कहा कि अगर अहिंसा नहीं होगी यानी हिंसा कर दी, तो सबसे पहले जो प्रभावित होगा, जो असंतुलन खोएगा, वो ये पर्यावरण होगा, हमारा इकोलॉजी होगा, हमारा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा और हम कहीं के नहीं रहेंगे। पहले भी इस धरती के ऊपर कई बार जो है ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जिनकी वजह से पूरा हमारा इकोलॉजी का सिस्टम खत्म हो चुका। 5 बार ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जिसमें डिवास्टेशन, विनाश हुआ था। छठा विनाश ना हो, इसके लिए मनुष्य जो है, जिसको हम कहते हैं कि सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज है, ये पंचेंद्रिय जीव है, प्रतिभाशाली है, स्कॉलरली उसके पास नॉलेज है, तो इसकी जिम्मेदारी बनती है दूसरे जीवों के तुलना में कि वो इस पर्यावरण को सुरक्षित रखे, संभाल कर रखे, इसका संतुलन बना के रखे। परंतु पिछले 500 वर्षों में जो कुछ हुआ और मेरी अपने जीवन के अंदर यात्रा में मैंने जो देखा, तो मनुष्य की, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, उसकी लालसा इतनी बढ़ती चली गई कि वो
छोटे से छोटे जीव से बड़े जीव को खाना शुरू कर दिया। हिंसा की बात शुरू हुई। मैं आपको बताता हूँ कि अहिंसा और अपरिग्रह को अगर वास्तव में हमें देखना है तो हमें अनेकांतवाद की दृष्टि रखना बहुत ज़रूरी होती है। और ये सारा जो प्रोसेस होता है, मैं आज स्पष्टीकरण भी करूँगा, तो वो कर्मवाद के सिद्धांत पे और एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नियतिवाद पे चलता है। ये जैन धर्म के मुख्य जो है सिद्धांत है, जिसकी पालना अगर हम करें, वो पूरे विश्व को करनी चाहिए, वो किसी भी धर्म के हों, लेकिन अगर इन सिद्धांतों की पालना की तो हम अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे, अपने विश्व को बचा पाएंगे। हिंसा के कई स्वरूप हो सकते हैं साथियों। मैं आपको दो विशेष ग्रंथों के बारे में बात करना चाहूँगा कि एक तो गौमटसार के अंदर और एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। और क्या कहते हैं हिंसा के बारे में? हम तो सोच रहे थे कि हम अपने मन वचन काया से कोई जो है किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाए और वो ही मतलब जो है अहिंसा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वस्तुतः ये एक बहुत बड़ा जो है स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ी परिभाषा है और हमें उसकी पालना करनी चाहिए। मैं छोटा सा एक श्लोक है लेकिन उसको पढ़ना चाहूँगा यहाँ पर। यत् खलु कषाय योगाता प्राणानाम द्रव्य भाव रूपाणाम। बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि 10 जो अलग अलग तरह के प्राणों से हिंसा होती है उसके बारे में कहा गया है। व्यय परोपणास्यम करुणम सुनिश्चिताता भवती सा हिंसा। अर्थात जो ये कि हम मन वचन काया से स्वयं जो कोई भी जीव को, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक वायरस ही क्यों ना हो, मारने की बात तो बहुत दूर रही, उसको पीड़ा पहुंचाना, उसको कष्ट पहुंचाना हिंसा है। या किसी दूसरे के द्वारा भी ये काम करवाना, वो भी हिंसा है। या कोई करे और उसकी अनुमोदना कर दो तो वो भी हिंसा है। लेकिन क्या इतना से ही हिंसा होती है? साथियों, ऐसा नहीं है। हम जो ब्रीदिंग लेते हैं, श्वास लेते हैं, लेते समय और छोड़ते समय इस वायुमंडल में लाखों करोड़ों की संख्या के अंदर जो है हम छोटे छोटे जीवों को समाप्त कर देते हैं, वो भी हिंसा। मनुष्य क्रोध, मान, मर्यादा, अभिमान, उसके अंदर आकर के कई सारी भावनाओं के रूप में जो है वो हिंसा कर देता है, वो भी हिंसा है। कई बार उसको समझ में नहीं आता कि मैं जो कर रहा हूँ, क्योंकि वो दूसरों से सुनता है और अपनी बात को कह देता है, जबकि वो गलत होती है और वो हिंसा हो जाती है, क्योंकि दूसरों को कष्ट पहुँचता है। और जब उसको पता लगता है तो उसके स्वयं के अंदर भी उसको कष्ट होता है। अर्थात भगवान महावीर ने तो यहाँ तक कहा कि सेंट्रोइड ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा का जो केंद्र बिंदु है वो तो सत्य है। यानी अगर जब आपको ये पता लग जाए कि मेरे से ये गलती हुई, तो आप जाके सत्य बोलिए और क्षमा मांगिए। तो ये सत्य और क्षमा उस अहिंसा के ही जो है अभिन्न घटक हैं। हिंसा के अंदर हम कई तरह की चीज़ें करते हैं। संकल्प हिंसा करते हैं, विकल्प की हिंसा करते हैं, लेकिन हम पहले से ही कॉन्स्पिरेसी के साथ में योजनाबद्ध करके हिंसा करते हैं। पंचेंद्रिय जीव की ही नहीं बल्कि छोटे छोटे जीवों की भी हिंसा करते हैं। आज अपने उसके बारे में बात करें, क्योंकि ये सब क्यों होने लगा। प्रारंभ में मैंने जो कहा था, हमारी ग्रिड, हमारी लोभ, हमारी लालसा बदल गई है। हमने जो है आवश्यकता से अधिक निर्माण करने की, इकट्ठा करने की, परिग्रह करने की जो है भावना बना ली। हमने जीव दया तो छोड़ ही दी। जो करुणा की भावना थी, जो प्रारंभ में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हमारे श्री ऋषभदेव भगवान, आदिनाथ भगवान ने जो प्रारंभ की थी, उन्होंने तो अपने कोर्टयार्ड में, अपने राजमहल के प्रांगण में जब नीलांजना नृत्य कर रही थी, तो नृत्य करते करते उसकी मृत्यु जब हो गई, तो शायद एक माइक्रो सेकेंड से भी कम समय में दूसरे राजाओं जो बैठे हुए थे, उन्होंने तो उसको नोटिस भी नहीं किया, क्योंकि सौधर्म इंद्र ने दूसरी नीलांजना को खड़ा कर दिया था। परंतु भगवान ऋषभदेव की आंखों से, उनकी निगाहों से घटना बच नहीं सकी और उन्होंने तुरंत खड़े होकर के जो है वो रिनाउंसिएशन, यानी सब कुछ त्याग दिया और वो जो है एक तरह से तपस्या के लिए निकल गए। तो वो करुणा की भावना थी, दैट वाज ए कंपैशन। और ये कंपैशन की, करुणा की, या कहूँ कि सार्वभौमिक जो प्रेम की जो भावना थी वो खत्म हो गई। हालांकि वक्त के साथ साथ भगवान ऋषभदेव से लगते लगते चलते चलते
भगवान महावीर के तक आते आते उसने अहिंसा का रूप लिया और अहिंसा में भगवान महावीर ने उसकी व्यापक परिभाषाएं दी, उसको बड़े रूप में परिभाषित किया। और आपको याद दिलाना चाहूँगा, उसी को एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट अहिंसा और अपरिग्रह को बना करके महात्मा गांधी ने इस देश को आज़ाद भी कराया था। ऐसा नहीं कि भगवान महावीर के समय पे ही अहिंसा की बात कही गई हो, अहिंसा की बात तो महाभारत के समय भी हुई, उससे भी पहले हुई थी। और मैं आप सबको रिकमेंड करना चाहता हूँ कि एक छोटा सा ग्रंथ है महाप्रस्थानिका पर्व करके, आप सभी को मैं सिफारिश करूँगा, आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि छोटी पुस्तिका है, इसको अवश्य पढ़ें। उस समय तो अहिंसा की परिभाषा उस समय ही बहुत बड़ी कही गई थी। एक बहुत बड़ा अच्छा सा श्लोक है एंड आई वुड लाइक टू रीड दैट श्लोक कि आप सभी अहिंसा के इस धर्म को समझें। उसमें उसके कई सारे जो है घटक बताए गए हैं, उसकी शक्तियाँ बताई गई हैं कि अहिंसा परमो धर्मस्य तथा अहिंसा परमो दमः। आप देखिए क्या क्या बड़ी बातें कही गई हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉन वायलेंस, अहिंसा परमम दानम, अहिंसा परमम तपः, अहिंसा परमो यज्ञस्य तथा अहिंसा परमम बलम, अहिंसा परमम मित्रम, अहिंसा परमम सुखम, अहिंसा परमम सत्यम, अहिंसा परमम शरुतम। शरुतम मीन्स टीचिंग, लेसन, लर्निंग एक्सेट्रा। तो इसकी विशेषताएं इतनी सारी अहिंसा की हैं और इन अहिंसा की इन विशेषताओं को अलग अलग ढंग से बाद में प्रभु महावीर ने आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व उन्होंने फिर से परिभाषित किया, लेकिन उन्होंने इसकी प्रैक्टिसिंग के ऊपर जो है जोर दिया। महाभारत में इसके पालन पे, इसकी प्रैक्टिसिंग पे जोर नहीं दिया। बात ज़रूर कही गई थी, अगर किया होता तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं होता, जिसके अंदर 166 करोड़ लोग, आज तक इतिहास में इतनी बड़ी हत्या कभी नहीं हुई, और ये पंचेंद्रिय लोग मारे गए। तो आप अनुमान लगाओ कि जब इतने सारे संख्या में पंचेंद्रिय लोग, जिसमें इनोसेंट लोग भी मारे गए, तो कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कितने 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रियों की हत्या हुई, कितनी वनस्पतियों की हत्या हुई होगी। तो ये हत्या का दौर तो उस समय चला और उसकी वजह से इस धरती के ऊपर पूरा पर्यावरण जो है वो इम्बैलेंस हो गया था, टेम्परेचर तक नीचे आ गया। इसके बारे में मैं अपने अंतिम पड़ाव में फिर से बात करूंगा। परंतु वहाँ से हिंसा चलते चलते इतनी हिंसा हुई कि आज की तारीख में तो यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से जो डेटा मिलता है, और मैंने वहाँ से ही डेटा लिया है, वो तो कहते हैं कि लगभग 14 करोड़ चिकन्स, मुर्गियों को प्रतिदिन मार दिया जाता है। किसके लिए? पेट की भूख के लिए। लोगों के खाने की इच्छा यहाँ तक हो गई, वेजिटेरियन जो है शाकाहारी खाना ही छोड़ दिया। अब तो बस ये बात करते कि हम कितना मांस खा सकते हैं, मांसाहारी खाना शुरू कर दिया। और आज से लगभग 10 साल पहले तक तो 98% लोग जो है नॉन वेजिटेरियन थे। ये तो मैं 10 साल से इस नॉन वायलेंस मिशन से, अहिंसा मिशन के माध्यम से, मैं केवल अकेला नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर कई सारे लोग, कई सारी संस्थाएं इसका जो है हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और विरोध करते हैं मांसाहारी खाने का। तब जाके अभी 93%, 5% जो लोग कम हुए, लेकिन फिर भी जो है मांस खाने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती जा रही है। आप देखिए करीब करीब बाप रे 30 करोड़ जो है फिश, मच्छियाँ प्रतिदिन मार दी जाती हैं साथियों, और 200 मिलियन यानी 20 करोड़ एनिमल्स यानी पंचेंद्रिय जीव, बकरी, गाय, भैंस इत्यादि, इनको प्रतिदिन मार दिया जाता है। अगर इन सब का अगर अपन जो है वार्षिक इंटीग्रेशन, इनका समेशन करें तो लगभग मुझे कहना चाहिए कि 7.2 बिलियन यानी 7,200 करोड़ लैंड एनिमल्स यानी पशु मार दिए जाते हैं, और 1.2 ट्रिलियन जो एक्वेटिक यानी जल के अंदर के जो जीव हैं उनको समाप्त कर दिया जाता, लोग खा जाते हैं। और इतना खाने के बाद में भी अभी भी पेट उनका भूखा के भूखा ही है। इसका एक साक्षात मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि क्या होता है। लोग पूछते हैं ठीक है, जिस तरह से वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं वो नॉन वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं, क्या हो जाएगा? इतिहास के झरोखे में जाकर तो देखिए कि क्या होता है। जितनी भी इस विश्व के अंदर महामारियां हुई हैं, जितने भी पैंडेमिक आए हैं और एपिडेमिक आए हैं,
वो सिर्फ इस नॉन वेज खाना खाने की वजह से या इन जीवों की हत्या की वजह से, हमारी बढ़ती हुई हिंसा की प्रवृत्तियों की खातिर हुए। मैं आज से 5000 वर्ष पहले का इतिहास आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब हेनिन मांगा और मियाँ अजीमो, जो चीन के अंदर जो बड़ी बस्तियाँ कंटेनमेंट थे, जहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते थे, और वहाँ पर एक कुछ हफ्ते के अंदर पता नहीं ऐसी कौन सी बीमारी आ गई कि बूढ़े लोग मरने लगे, जवान मर गए, बच्चे मर, पूरा का पूरे गांव जो है वो लाशों से बिछ गए और सबके सब मर गए। और ये कारण ही नहीं पता चला उस समय कि आखिर हुआ तो इन दो गांवों में क्या ऐसा हो गया था। एक के बाद एक गांव जो है, बस्तियां समाप्त हो गई और धरती के अंदर समा गई। जब बाद में आर्कियोलॉजी ने अभी रिसेंटली जब पूरी डिस्कवरी की, तब पता चला कि वो बहुत खतरनाक पैंडेमिक वहाँ पर महामारी आई थी। और वो महामारी जो आई थी वो जीव तत्व की, क्योंकि उस समय 5000 वर्ष पहले उनको इतना ज़्यादा फार्मिंग का वगैरह का शायद नॉलेज नहीं रहा होगा, तो वो जीवों को हत्या करके ही खाते थे। पता नहीं कब किस जो है दो अलग अलग जीवों के रिएक्शन से या उनके पानी पीने का कोई ढंग गलत होगा, उसकी वजह से वो पैंडेमिक, वो वायरस फैला। और वो ऐसा फैला इतना तेज़ी से, मतलब संक्रमण इतना फास्ट था, इतना एक्सेलरेटेड था कि पूरे पूरे गांव के गांव ख़त्म कर दिए। आप मैंने ये लिस्ट बनाई है हमारे 2000 वर्षों का ही, देखिए रिकॉर्ड कि इसके अंदर कितने सारे, जैसे ब्लैक डेथ हुई थी या फीवर आया, या जो है कहना चाहिए कई कई तरह की जितनी आई, तो मैं इनको 3 तरह से बांटना चाहता हूँ कि एक तो आया था कॉलेरा जो कहते हैं, तो वो आया कंटामिनेशन ऑफ वाटर। हमारे यहाँ तो पहले से ही कहा है कि हम जल को छान करके पीना चाहिए, भगवान महावीर ने पहले से ही कहा। जैन लोग तो करते ही आए हैं, लेकिन दूसरे लोग नहीं कर रहे थे। अभी करीब 50 वर्ष पहले या बल्कि 30 वर्ष पहले यूनिसेफ ने फिर एक मिशन चालू किया और पानी छान के पीने की बातें शुरू हुई। और पहले पानी जितना हैजा की बीमारियां फैली थी, आप देखिए सब कंटामिनेशन ऑफ वाटर की वजह से हुई थी। तो उसका वायरस ने जो है वो बीमारियां फैलाई। छोटे छोटे जीव जो हैं, जंतुओं को खाने की जो बात है वो शुरू हुई थी, और उसकी वजह से जो है पेंडेमिक शुरू हुए। मैं विशेष करके अभी इन सारे, आप देखिए सभी लिस्ट के अंदर जितने भी हैं, वो सब जीवों की हत्या की वजह से या इन जीवों के मरने के बाद में जो वायरस उड़ के तैयार हुआ, या वहाँ से प्रारंभ हुआ, वो चिकन से हुआ हो, या जो हम कहते हैं गिलहरी वगैरह के मरने से हुआ हो, या गिलहरी को खाने के वजह से हो रहे हों, या जो हम ये चमगादड़ बैट्स जो बोलते हैं उनको खाने की वजह से, क्योंकि लोगों की लालसा जो है खाने की वो मिट नहीं रही है। यहाँ तक कि सांप और बिच्छू को भी खा रहे हैं, बल्कि एक्वेटिक्स ओशियन फूड्स के नाम पे समुद्र में जो छोटे छोटे जीव हैं उनको भी खाया जा रहा है। तो जो कोरोना वायरस जो आया, तो वो बैट्स की वजह से या एक विशेष प्रकार की गिलहरी है उसके इंटरेक्शन की वजह से आया है ऐसा कोरोना वायरस जो है। तो लोगों ने कहा कि कोरोना वायरस के आखिर अगर ये इस तरह की हिंसा से आया तो इसका परिणाम कोई साबित कर सकता है। मैंने इसीलिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया था, और उस प्रोजेक्ट में मैंने ये जो कार्य किया था, और मैं इसके ऊपर विशेष करके आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। ये एक ग्राफ दिखाया है जिसके अंदर एक्स एक्सिस के अंदर मैंने प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति कितना मीट खाया जाता है उसको दिखाया है। तो मैंने 120 देशों के आंकड़े लिए, 120 देशों के, जिनमें से मैथमेटिकल जो रिक्वायरमेंट होती है पार्टीशन इक्वी पार्टीशन की, तो 60 देश वो लिए हैं जो 30 किलो प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति खाते हैं, और वो देश जो 30 किलो प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति से कम खाते हैं। तो उसके अंदर आप देखिए कि, और वाई एक्सिस में जो प्रत्येक देश के अंदर इस कोरोना वायरस की वजह से मरने की जो संख्या है उसको दिखाया है। आप देखें जो ग्रीन आंकड़े हैं हरे में, वो देश हैं जिनके अंदर 30 किलो प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति मीट खाया जाता है, और रेड में जो डॉट्स हैं जो दिखाए हैं वो देश हैं जहां प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 30 किलो से अधिक खाया जाता है। आप देखेंगे कि जो इक्वेशन जो आई और उसको जो फिट किया है कोरिलेशन कोफिशिएंट के साथ में, तो आप देखें कि जहां कम मीट खाया जाता है वहां मरने वालों की संख्या भी कम थी,
और जहाँ ज़्यादा मीट खाया जाता है वहाँ मरने वालों की संख्या 100 से 1000 गुना ज़्यादा थी। ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मांसाहारी जो खाना है या जो हम ये वायोलेंस की एक्टिविटी करते हैं तो उससे हमारा किस तरह से पूरा पर्यावरण के अंदर असंतुलन फैलता है और वो हमें ही वापस खा जाता है। मैंने ये आर्टिकल 2-3 मैगजीन्स में पब्लिश हुआ था और मुझे बहुत अच्छा आपके साथ में शेयर करते हुए हर्ष होता है कि लगभग इसको 1,40,000 लोग इस आर्टिकल को पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं या देख चुके हैं। लेकिन इस ग्राफ में अगर आप देखें तो 2 देश ऐसे हैं जैसे कि भारत और बांग्लादेश, जहाँ तो पूरे मुश्किल से प्रतिवर्ष 5 किलो प्रति व्यक्ति से भी कम 5 किलो से भी कम मांस खाया जाता है प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति। फिर क्यों मरने वालों की संख्या ज़्यादा है? और आज की तारीख में आज ही मैंने सुबह 10 बजे के आंकड़े लिए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। भारत तो दूसरे नंबर पे आ गया है कोरोना के मामलों में। तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो साथियों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि भारत स्वयं तो नहीं खाता, इसी तरह से बांग्लादेश भी स्वयं भले कम खाता हो लेकिन दूसरों की मेज़बानी ज़्यादा करता है, दूसरों को मीट ज़्यादा खिलाता है। साथियों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये महावीर का देश है, ये गौतम बुद्ध का देश है, ये जैनों के 24 तीर्थंकरों का देश है, ये महात्मा गांधी का देश है, जहाँ पर अभी अगर मैं कहूँ तो भारत जो है वो लगभग 5.5 मिलियन मेट्रिक टन जो है मीट का प्रोडक्शन करता है और 75 बिलियन यानी 7,500 जो है एग्स अंडे प्रतिवर्ष जो है वो पैदा करके और बाहर विदेशों में भेजता है। ये क्या करना चाहता है भारत? ये भारत है, ये गौतम बुद्ध और महावीर का भारत ये है। आप देखिए कि अगर मीट के प्रोडक्शन के अंदर जो बकरों का जो है इतनी हत्या हो जाती है तो भारत 5वें नंबर का देश है जहाँ इतनी ज़्यादा संख्या में हत्या होती है। और इस संख्या में जो सबसे आगे अग्रणी जो राज्य हैं वो ये राज्य हैं जो मैंने नीचे लिखे हैं। और आपको मैं सिर्फ इसलिए ही राज्यों के नाम लिखे हैं कि बताना चाहता हूँ इन्हीं राज्यों में सबसे ज़्यादा कोरोना की वजह से भारत में जो डेथ हुई तो इन्हीं के अंदर हुई। और आज लगभग 5 लाख से अधिक जो डेथ हुई हैं तो यहीं पर ही हुई है। ये भारत के अंदर ही एक और सबसे बड़ी हिंसा होती है, पंचेंद्रिय जीव है। सबसे ज़्यादा विश्व में एबॉर्शन होते हैं तो कहाँ पर होते हैं? कोई कहता है तो शर्म से सिर झुक जाता है कि वो भारत के अंदर होते हैं। पहले तो 1000 में 47 तक का आंकड़ा था, अभी तो 1000 में 54 जो है एबॉर्शन भारत में होने लग गए। जो विश्व के अंदर अमेरिका जहाँ 1000 में केवल 12 होते हैं और चाइना में 1000 में से 40 महिलाओं के होते हैं। और ये आप देखें कि कितनी बार प्रकाशित हुआ है रिसर्च जर्नल्स के अंदर वगैरह भी। और ये हम पंचेंद्रिय जीव को यानी शिशु को माँ के गर्भ में ही मार दिया जाता है। तो इससे बड़ी हिंसा और क्या करेंगे? और इसकी वजह से ही जो है वो कोरोना के हम शिकार हुए के आंकड़े हैं। और देखिए यूएसए सबसे ज़्यादा जहाँ मीट ज़्यादा खाया जाता है, लगभग 100 किलो प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति। भारत में जबकि 5 किलो से भी कम खाया जाता, फिर भी कोरोना की लिस्ट के अंदर नंबर 2 पे है, जहाँ पे सबसे अधिक जहाँ यूएसए में अभी लोग मरे हैं तो सेकंड नंबर पे भारत में मरे हैं। और ये बहुत ही शर्म की बात है कि हम एक और कहते हैं अहिंसा का देश है, अहिंसा के पुजारियों का देश है और वहाँ सबसे ज़्यादा हिंसा यहीं पर ही होती है। मैं साथियों आपका ध्यान प्रकृति के इस असंतुलन में जो और भी घटनाएं हुई हैं उनके बारे में मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक तो आफत आती है, मुसीबत, वो हमारे धरती के अंदर से आती है, जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल डिसेस्टर्स, यानी अर्थक्वेक्स, भूकंप जो है, वॉल्केनोस, ज्वालामुखी फटते हैं। इसके बाद सुनामी जो आती है, तो धरती के अंदर से जो आती है, इसके पीछे साइंस का कहना क्या है कि मानता हूँ मैं एज ए साइंटिस्ट, एज ए सोलर एंड टेरेस्ट्रियल फिजिक्स का साइंटिस्ट होते हुए मैं खुद जानता हूँ, मानता भी हूँ कि हमारी धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जहाँ ऊष्मा ज़्यादा होती है और वो 2 तरह से, या तो वो एक दूसरे से दूर जाती हों या एक दूसरे से आमने सामने आके टकराती भी हों। टकराने के भी कई सारे एंगल्स भी हो सकते हैं, लेकिन जब टकराती हैं तब भी उसमें से ऊष्मा, हीट बाहर आती है और जब दूर जाती हैं तो नीचे जो संचय होता है वो हीट भी बाहर आती है और वो इंफ्रासोनिक वेव्स कहिए, इस तरह की वेव्स में और बड़े ज़ोरदार विस्फोट के साथ में
बाहर ऊर्जा का विस्फोट बाहर होता है। ये एक तरीका है। कभी और हुआ तो इसके बारे में अपन और साइंटिफिक और जैनिज्म की बात कहेंगे। मैं अभी संक्षिप्त रूप से आपको कहना चाहता हूँ कि ये एक साइंटिफिक एस्पेक्ट है, लेकिन इस साइंटिफिक एस्पेक्ट एक और भी है कि ये जो ऊर्जा अंदर संचित होती है या ये एक दूसरे से डाइवर्जेंस हो रहे या कन्वर्जेंस होता है, तो उसके बीच में कई सारी रॉक्स होती हैं और वो रॉक्स इनको रोकने की कोशिश करते हैं, या मैं ये कहूँ कि बीच में फ्रिक्शन फोर्स जो है वो रोकता है। और वो फ्रिक्शन फोर्स जब कमज़ोर पड़ जाए तब जा कर के ये फिर टकराती हैं। रोज हजारों लाखों की संख्या में भूकंप तो होते हैं, लेकिन वो रिएक्टर स्केल पर जो है 4 के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा कम छोटे होते हैं, यानी आधा 1 के होते हैं। उनकी कोई ज़्यादा वैल्यू या वो राक्षसी रूप, तांडव रूप के नहीं होते। वो मनुष्य को या हमारी सिविलाइजेशन को, सभ्यता को नुकसान नहीं पहुँच। सिर्फ और सिर्फ 4.5 यानी और 5 के मैग्नीट्यूड से ऊपर के होते हैं, वो हमें प्रभावित करते हैं और हमें न केवल मनुष्य को मार देते हैं, इंसानियत के ऊपर हमारे ऊपर हमला होता है, बल्कि हमारी कई सारी बिल्डिंग्स वगैरह, हमारे जो सिविल कंस्ट्रक्शंस हैं, हमारी संस्कृति, सभ्यता, इसके ऊपर भी, चाहे वो भूकंप हो, वॉल्केनोज आवे या सुनामी आवे, उससे हमें बहुत प्रभावित होते हैं। आफत केवल जो है, ये कहना चाहिए कि केवल ये ज़मीन के अंदर से नहीं आती, आफत ऊपर आकाश से भी आ रही है। और विज्ञान ये भी कहता है कि सूर्य, जो इसको हम अग्निकाय मानते हैं, सूर्य जो है उसके अंदर एक काले काले धब्बे होते हैं जिनको सन स्पॉट्स कहा जाता है। सन स्पॉट्स आर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स, और इसकी वजह से सूर्य जो में एक ऐसी ताकत पैदा होती है कि गैलेक्टिक से जितने स्टार्स हैं उनसे आने वाली कॉस्मिक रेस को रोक देता है, नहीं आने देता, और हमारे मनुष्य का जो है पोषण करता है, हमें मरने से बचाता है। लेकिन ये सूर्य कलंक जो है वो हर 11 वर्ष में बढ़ते हैं, घटते हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं, और जब ये संख्या में कम हो जाते हैं, यानी सूर्य का हेलियोस्फेरिक मैग्नेटिक फील्ड कम पड़ जाता है, तो गैलेक्टिक कॉस्मिक रेस जो है वो बढ़ जाती है। तो यानी सूर्य कलंक ज़्यादा हो तो टोटल सोलर इरेडियंस बढ़ता है और वो सुरक्षा करता है। उसका अपना प्रभाव तो होता है धरती पर, मनुष्य पे, वो अलग बात है। लेकिन जब सूर्य कलंक कम हो जाते हैं तो गैलेक्टिक कॉस्मिक रेस जो ज़्यादा तेज होती हैं, ज़्यादा खतरनाक हैं, उनका एनर्जी ज़्यादा है, वो नीचे धरती तक और इवन समुद्र तक पहुंच जाती है। और ये देखा गया, कंपेयर किया गया, स्टडी की गई, और मेरे स्टूडेंट्स भी इसका अध्ययन अभी बहुत ज़्यादा इसको हाई थ्रस्ट एरिया मान के कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि जब सूर्य कलंक कम होते हैं तब जो है ज़्यादा भूकंप, ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, सुनामी आती हैं, तो भूकंप भी उसमें आते हैं। और वॉल्केनोज भी नीचे वाले प्लॉट में आप देखें, जहाँ पे भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वॉल्केनोज का इंडेक्स बताया है, ऊपर वाले में अर्थक्वेक का जो है टोटल नंबर बताया है, रेड कलर में जो बताया है वो सूर्य कलंक के साइकिल बताए हैं, और नीचे वॉल्केनोज में येलो में तो आप देखें तो जब भी सूर्य कलंक कम हुए हैं तो बिकॉज ऑफ गैलेक्टिक कॉस्मिक रेस के इन्फ्लुएंस से ज़्यादा वॉल्केनोज हुए, अर्थक्वेक हुए। अब साइंस के हिसाब से साइंस ये कहना चाहती है गैलेक्टिक कॉस्मिक रे का फ्लक्स जो है वो इतना ज़्यादा आ जाता है कि उसके वजह से जो है हम एडी करंट्स बोलते हैं, वो एडी करंट्स इतना अरबों खरबों की संख्या में वोल्टेज जो है क्रिएट करता है, जिससे वो मैंने बताया था कि जो चट्टानें रोकने का काम करती हैं, फ्रिक्शन फोर्स है, वो कमज़ोर पड़ जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन बिकम्स वीक, और उसकी वजह से जो है टक्कर टेक्टोनिक प्लेट्स की बढ़ जाती है, और उसकी वजह से अर्थक्वेक और। लेकिन मैं एज ए साइंटिस्ट इस बात को तो स्वीकार करता हूँ, लेकिन जब हमने ये रिसर्च की तो हमने दूसरी चीज़ को पाया, और ये मेरे आज के प्रेजेंटेशन की सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है। मैं इस पर अच्छी तरह से बात करना चाहता हूँ। मुझे ये यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन और फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने डेटा भेजा है, और हमने 2017 तक का, अभी तो हालांकि 2019 तक का डेटा आ गया है, लेकिन मेरे पास ये 1 वर्ष पुराना पिक्चर है, और इसमें एक्स एक्सिस पे 1961 से 2017 तक के 10-10 सालों का डेटा है, जिसके अंदर अलग अलग इस धरती के ऊपर कंटिनेंट जो हैं, जैसे कि एशिया है, ओशियाना है, जिसको कहना चाहिए नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है,
साउथ अमेरिका इत्यादि के अंदर जितना एक साल में प्रति वर्ष कितना मीट का प्रोडक्शन हुआ है, वो वाई एक्सिस में मीट प्रोडक्शन इन मिलियन टन्स प्रति वर्ष दिखाया है। और आप देखें कि पीछे जो प्लॉट हर एक अलग अलग जो जोन्स हैं, रीजन्स हैं, जैसे एशिया है, नॉर्थ अमेरिका है इत्यादि, तो आप देखें कि हर एक के अंदर मीट का प्रोडक्शन पिछले लगभग इन 60 सालों के अंदर बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। यानी मांसाहारी लोग बढ़ते जा रहे हैं और जो मांस खाने की प्रवृत्ति प्रति व्यक्ति थी, जो एक समय में 10 किलो थी, वो अभी लगभग 100 किलो तक चली। 10 गुना ज़्यादा मीट खाने वाले लोग हो गए हैं। आश्चर्य की बात है, इतना खाने के बावजूद भी उनका पेट नहीं भर रहा है, उनको संतोष नहीं हो रहा है, या वो ये कहते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य की वजह से खा रहे हैं। जबकि दूसरी ओर दूसरे लोग, और ये रिसर्च पेपर्स में सत्यापित भी हो चुका है कि वेजिटेरियन फूड इज़ मोर हेल्दी, और वो ज़्यादा पौष्टिक भी होता है। सारे प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट जो है, मैं खुद जानता हूँ कि वो पूरी हो जाती हैं। फिर क्यों हम इन जीवों की हत्या करना चाहते हैं, ये बात समझ में नहीं आना चाहती। मैं इनके ऊपर एक आंकड़ा दिखा है, येलो बॉक्सेस जो रखे हैं, हर एक येलो बॉक्स 10-10 साल के अंदर कितने भूकंप आए, ऑब्लिक कितने वॉल्केनोज आए, ऑब्लिक कितनी सुनामीज आई, वो दिखाई है। आपको मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप देखें तो 1960 से 1970 का जो दशक था, उसमें तो मात्र 40 भूकंप आए थे, यानी रिएक्टर स्केल पे 5 से ज़्यादा, 6 जो है वॉल्केनोज आए थे और 4 ही सुनामी आई थी। लेकिन उसके अगले ही दशक के अंदर 42, 5 और 5, यानी इतने ज़्यादा बढ़ते गए। परंतु जैसे ही आप देखें कि 1990 और 2000 के अंदर अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो कहते हैं, इतनी ज़्यादा मीट का प्रोडक्शन बढ़ता गया, और वहाँ पर आप देखो कि लगभग अर्थक्वेक 65 आने लग गए, और फिर 6 जो है वो वॉल्केनोज हुए, 17 सुनामी आई। साथियों, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि 2000 से 2010 इस 21वीं सदी के अंदर, जो वास्तव में कहा जाए तो पैंडेमिक की सदी शुरू हुई, क्योंकि उसी समय जो है H1N1 फ्लू आया, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, धीरे धीरे लोगों की, और इसी समय हिंसा भी, पशुओं को खाने की प्रवृत्ति, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को खाने की प्रवृत्ति बढ़ती गई, और 341 जो है 2000 से 2010 के 341 भूकंप आए, 11 वॉल्केनोज आए और 34 सुनामी आई। अभी तो 21वीं सदी के 2010 से ये दूसरा दशक चल रहा है। केवल 7-8 वर्ष में ही आप इसको नोट करें, 401 भूकंप आए, 19 जो है वोल्केनोज आए और 71 जो है सुनामी आ चुकी है। और ये प्रवृत्ति मांस खाने की अभी बढ़ती जा रही है। इसके ऊपर लगाम लगाना है। अगर ये लगाम नहीं लगा तो बहुत मुश्किल होगी। और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी जो ये साइंस के साथ में जो प्रवृत्ति शुरू की है, मैं उसको आभार प्रदर्शित करता हूँ कि विश्व तक ये अहिंसा का मिशन लेके जाएं। जैन धर्म के अहिंसा, अपरिग्रह और निकांतवाद के इन सिद्धांतों को प्रैक्टिस में लोग लाएं। हम जैन लोग तो, आप जो सुन रहे होंगे, आप सब मेरे एम्बेसडर्स हैं। यू ऑल आर माई एम्बेसडर्स। आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि अहिंसा की बात को पूरे विश्व में इसका परचम फैलाएं, दूसरे अजैन लोगों तक बताएं कि किस तरह से ये जो है नॉन वेजिटेरियन जो फूड है वो हमारे एनवायरनमेंट को इम्बैलेंस, पर्यावरण को असंतुलित कर रहा है। केवल यही नहीं, हमने तो कहीं नहीं छोड़ा है। मैं आपको पहले शुरू में कहा था, जब पंचभूत महातत्व की बात कर रहा था, कि वायु का भी जीव होते हैं, और साइंस ने डिस्कवर भी किए कि 0.1 to 0.3 माइक्रोन तक के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो वायु में होते हैं। अभी तो ये भी डिस्कवर किया कि इससे भी छोटे छोटे जीव हैं वायु में। और साइंस ने अभी रिसेंटली बलून बॉर्न एक्सपेरिमेंट से और दूसरे छोटे छोटे जो है रॉकेट एक्सपेरिमेंट्स वगैरह से, पहले तो हमने केवल 5 किलोमीटर तक की बात की थी, अब तो 30 किलोमीटर तक भी ये साबित कर दिया है, इट इज़ ऑलरेडी वेरीफाइड कि द स्मॉल ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन द होल एटमॉस्फेरिक कॉलम अप टू इवन 30 किलोमीटर। जबकि हम तो कहते हैं पूरे के पूरे इस ब्रह्मांड के अंदर जीव हैं। तो अब साइंस ने एक बहुत बड़ी बात कही, और ये मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि समुद्र के पास ये छोटे छोटे जो जीव बैठे रहते हैं वो
वाष्पीकरण जब होता है, एवापोरेशन होता है, तो वो उस वाष्पीकरण के साथ साथ ऊपर जाने का काम करते हैं, जिसको हम कहते हैं क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। ये छोटे जीव, इनका बहुत बड़ी भूमिका है क्लाइमेट को जो है बनाए रखने के लिए। और वो जब पानी की बूंद एक अप्रोप्रिएट हाइट पे जाने के बाद वापस पानी की बूंद पे बैठ करके नीचे आते हैं। जब नीचे से ऊपर जाते हैं उसको बॉटम अप प्रोसेस फिजिक्स में कहा जाता है, और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो अप बॉटम प्रोसेस होता है। तो आप विचार करिए कि ये जो दिखाई नहीं देते, ये जीवाश्म जो है कितनी बड़ी हमारे क्लाइमेट को जो है बैलेंस करने के लिए, इसके सुरक्षा के लिए, इसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जो है कितनी बड़ी भूमिका और अपना जीवन का कुर्बानी देते हैं। जबकि हमने इनको कहाँ छोड़ा है? हमने एयरक्राफ्ट्स ईजाद कर लिए, लोग अब बस और ट्रेन में क्या, अब तो प्लेन में जाएंगे। और कितने असंख्यात प्लेन आजकल शुरू हो गए हैं, और प्लेनों से कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा भयंकर जो गैसें निकलती हैं वो सैटेलाइट से, रॉकेट से, हमारी जो मिसाइल्स छोड़ते हैं। तो हमने तो धरती का ज़मीन पर ही नहीं, हमने तो वायु को ही, पूरा एविएशन को ही इंडस्ट्री बना दिया। और इस एविएशन इंडस्ट्री के कारण कितनी ही कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे भी हमारे वायुमंडल में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता भी नहीं है, बहुत कम है, लेकिन हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाते ही जा रहे हैं। और मेरे एक स्टूडेंट जो अभी गुजरात के अंदर ओशियंस की हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम सी सरफेस टेम्परेचर को नापते हैं। इस ग्राफ के अंदर दिखाया है, वाई एक्सिस पे सी सरफेस टेम्परेचर को दिखाया है, और एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ब्लू डॉट्स जो हैं वो सी सरफेस टेम्परेचर हैं, रेड डॉट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। आप देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, इतनी ज़्यादा संख्या में बढ़ रही है कि समुद्र का जो है उसका टेम्परेचर उसकी वजह से बढ़ रहा है। और समुद्र का टेम्परेचर बढ़ेगा तो निश्चित है कि क्या होगा, उसका जल स्तर बढ़ेगा। जल स्तर बढ़ेगा तो हम अभी जो स्टडी कर रहे हैं अरबियन ओशियन के अंदर, जो खंबात की खाड़ी है वहाँ पर, तो वहाँ कई सारे छोटे छोटे जो टापुओं पे गांव बसे हुए थे, वो पानी में अब अगले 20 वर्ष में पानी के अंदर ही डूब जाएंगे। वो तो इतिहास बन जाएंगे कि कभी थे भी, यहाँ लोग भी रहते थे। तो ये जो हालात है वो हो रही है, तो ये कौन कर रहा है? हम ही लोग तो पर्यावरण का संतुलन करने के जिम्मेदार हैं। वी से दैट वी आर इंटेलेक्चुअल पीपल, हम प्रबुद्ध लोग हैं, वी आर स्कॉलर्स, लेकिन हम ही सबसे ज़्यादा जीवों की हत्या कर रहे हैं। जब पर्यावरण में असंतुलन हो रहा था तो कई बार इसकी जो है IPCC जो है इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज की जो है, उन्होंने कई अच्छे सुझाव सुझाए थे। तो दो तरह के मुख्य सुझाव मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट के टाइम पे बात हुई थी। इसके बाद जो जापान के अंदर भी जो बात हुई थी, जो क्योतो एग्रीमेंट की बात हुई थी, दो तरह का, एक तो या तो हम पेड़ लगा दें पूरे धरती के ऊपर तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे और पेड़ों की भी उम्र बड़ी होती है। लेकिन हमने न तो पेड़ लगाए पूरे विश्व में, कुछ विकसित देशों ने काम किया लेकिन भारत ने तो वो भी नहीं किया। दूसरे भी कई देशों ने, जो विकासशील देश है, वो भी नहीं कर पाए, और हम CO2 का जो एमिशन है वो बढ़ता ही जा रहा। दूसरा एक और अच्छा उपाय सुझाया था कि हम ओशियन के अंदर जो जीव हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और उनकी उम्र बड़ी होती है, 100 साल से हजार 2,000 साल की उम्र होती है वेल फिश वगैरह की, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकती हैं, और वो जब अंदर ज़मीन पे ले जा कर के ज़मीन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देती है। और जब हजारों लाखों वर्ष के बाद जब उसमें से विस्फोट होता है, तब वो कई हीरे पन्ने वगैरह और भी चीज़ें जो एलिमेंट्स निकलते हैं तो वो बन करके आते हैं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि हमने ओशियन का भी प्रोटेक्शन नहीं किया, बल्कि ओशियन को भी इंडस्ट्री बना दिया। ओशियन को भी इंडस्ट्री बना दी, एयर को बनाया, ओशियन को बनाया, हमने लैंड को भी बना दिया इंडस्ट्रियलाइजेशन कर। और अभी मैंने आपको आंकड़े बताए थे जो संयुक्त राष्ट्र संगठन ने दिए कि हमने समुद्र के अंदर किसी भी जीव को नहीं छोड़ रहे, बल्कि कुछ देश तो छोटे छोटे समुद्री जीव हैं उनको ओशियन फूड्स के नाम से खा जाते हैं। और ये सब करने के बाद में अब हम पूरे विश्व में चिल्ला रहे हैं पर्यावरण में असंतुलन हो रहा है, देयर इज़ अ गैप इन नेचर, देयर इज़ अ क्लाइमेट चेंज। अरे कौन इसका जिम्मेदार है? जिम्मेदार हम ही तो हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि लगभग 2015 के अंदर जब इसी IPCC ने और यूनाइटेड नेशंस ने कहा था कि 15 ऐसे एनिमल्स जो हैं वो तो हमने ख़त्म ऐसे कर दिए हैं और फ्रॉम ऑल ओवर द ओशियंस कि वो अब कभी दिखाई नहीं देंगे। और इस ज़मीन के ऊपर से लगभग उस 2015 तक 514 ऐसे
3 इंद्रिय से 5 इंद्रिय जीव तक को समाप्त कर दिया, उनकी प्रजातियां, उनकी स्पीसीज समाप्त कर दी, वो अब कभी फिर से आने वाली नहीं। और अभी 2020 के अंदर जब इसका फिर से रिव्यू किया गया तो पता लगा 50,000 से अधिक प्रजातियां जो है वो हम खत्म कर चुके हैं। लेकिन उससे ज़्यादा करोड़ों, अरबों या असंख्यात कहूँ तो छोटे जो जीवाश्म हैं उनको ही हमने समाप्त कर दिया। उनकी तो कोई सुध ही नहीं ली है, और उसके पीछे हमारा लोभ लालच ही हमारा मुख्य कारण है। समुद्री जो जीव था, तो मैंने जैसे बताया, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले सकता था और उसकी हम सुरक्षा करते। न तो हमने एयर के अंदर सूक्ष्म जीवों की सुरक्षा की, न हमने जल के अंदर की। मैं साथियों यहाँ पर ये बात विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, जो बात मैंने कही थी कि 5 बार एक्सटिंक्शन इस धरती पर हो चुका है। मनुष्य को सावधान होने के लिए भगवान बार बार सचेत कर रहा है। एक तरह से कहें कि भगवान जो संदेश भेज रहा है कि मनुष्य सचेत हो जाओ। अगर हम मांसाहारी और ये जीवों की हत्या को, इस हिंसा को नहीं छोड़ा तो ऐसा छठा जो है प्रकोप होगा कि मिलियंस ऑफ ईयर्स, कई करोड़ों वर्ष तक इकोसिस्टम फिर से बैलेंस नहीं हो पाएगा और मनुष्य का तो अता पता ही नहीं होगा। मनुष्य की लोभ लालच देखिए, मैंने बताया हवा में, जल में, लेकिन जमीन के अंदर, जमीन में नीचे तक जो है वहाँ पर भी हमने जीवों को नहीं छोड़ा, जिसको हम निगोदिया कहो या माइंस के माध्यम से हम जीवों को मार रहे हैं। और साइंस ने तो प्रूव कर दिया कि यस, देयर आर लाइव्स, वहाँ जीव हैं, चाहे वो अंटार्कटिका के बर्फ़ में -200-300 डिग्री हो, या फिर जो हीट की ऐसी गर्मी की जहाँ +500 डिग्री टेम्परेचर, जहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं हो ज़मीन के अंदर, क्या तो भी जीव की उपस्थिति रहती है। वहाँ कोई खाना नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले, फिर भी जीव जीवित है वहाँ पर। और फिर भी हम क्या कर रहे हैं? अपने हीरे पन्ने की लालच, सोने की लालच, धातुओं की लालच, किसके? पुद्गल के लिए। उस पुद्गल तत्व को चाहने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हमारे ज़मीन के अंदर के जो जीव हैं उनकी भी हत्या हम कर रहे हैं, उसका भी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया। यही नहीं, हमने तो और भी बहुत सारी की। हमने तो बोलने के लिए आवाज़, जैसे हम बोल रहे हैं दूसरों को सुनाई नहीं देता, लेकिन हम चाहते हैं हम बोलें वो लाखों किलोमीटर तक सुनाई देना चाहिए। हमारी तो आवाज़ आकाश में भी जाए तो और भी अच्छा है। हमने अपने ध्वनि यंत्र बना दिए और ये नहीं सोचा कि हमारी ध्वनि से, हमारी साउंड से, हमारी एकॉस्टिक स्पीच से कितने हवा के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और दूसरे 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय जीव भी मर जाते हैं। और ये साबित भी हो चुका कि हमारी आवाज़ की वजह से, और हमने तो आवाज़ जो है लाउड स्पीकर्स निकाल लिए। तो कई सारे आपने देखा भी होगा साथियों कि कई साधु जो है वो माइक का उपयोग भी नहीं करते, वो बल्कि अपनी जो वास्तविक आवाज़ है उसी में ही प्रवचन देते हैं। वो कोई इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस का भी काम नहीं लेते। तो ये जो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन कई तरह की हमने जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, क्योंकि मुख्य रूप से हम जो आवाज़ जिससे सुनाई देती है वो तो 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी में होती है, लेकिन हमने कुछ इस तरह से काम में लिया कि उसकी पावर बढ़ा दें, और हमने 80 डेसिबल से भी ज़्यादा की पावर और उससे भी ज़्यादा पावर चाहिए, ये करके हिंसा का तांडव नृत्य शुरू कर दिया। कई सारे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, और जब मैं उनके बारे में पढ़ता हूँ रिसर्च मैगजीन्स के अंदर, मुझे बहुत दुख होता है कि आखिर हम जाना क्या चाहते हैं, प्राप्त क्या कर लेना चाहते हैं, ज़्यादा बड़ी आवाज़ में सुना के क्या कर लेना चाहते हैं कि हमारी वजह से जो है हिंसा हो रही है, और उस छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मर जाने से, उसकी हत्या होने से पूरा पूरा जो पर्यावरण है वो असंतुलित हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट में जो मुख्य भूमिकाएं जिनकी हैं उन्हीं को हम मार रहे हैं। आप देखिए कि केवल एकॉस्टिक के अंदर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, और यहीं पर जैन धर्म ने सबसे बड़ी बात कही थी। भगवान महावीर ने मैथमेटिकली ये बात सोची होगी और उसके बाद ही कहा होगा, और ये अभी साइंस ने प्रूव कर दिया है। साइंस ने ये प्रूव किया कि 3 तरह की जो है तरंगे, वेव्स कहना चाहिए, और जिनको हम डायरेक्टली साउंड वेव्स नहीं कह सकते, बल्कि वो जो सुनाई नहीं देती हैं, महसूस की जाती हैं, और वो वेव्स को साइंस ने निकाला। मैंने बताया कि 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तो अलग है, लेकिन जैसे हमारा हृदय धड़कता है वो महसूस किया जाता है, और वो 1 हर्ट्ज़ के आसपास होता है। हमारे फेफड़े जो सांस लेते हैं 10 हर्ट्ज़ के आसपास होते हैं। हमारे ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है,
हमारी जो माइंड की स्टेट है वो तो और भी कम जो है फ्रीक्वेंसी की होती है, इसको हम इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। और हमारी जो थॉट वेव्स जो होती हैं वो इंफ्रासोनिक वेव्स के अंदर होती है। और जो सबसे ज़्यादा ये 3 वेव्स को सत्यापित किया गया हाँ ये होती हैं, उसमें जो मेंटल हमारी इमोशनल स्टेट है जिसको हम ट्रॉबे हेरिंग वेव्स कहते हैं, तो ये भावना हमारे भाव जो चल रहे हैं उसकी वेव्स है। यानी अगर अब सोचो कि आप किसी गाय को मार रहे हैं, किसी बकरे को मार रहे हैं या किसी भी जीव को, तो उसका बोलना तो नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर जो हाय या उसकी बद्दुआ है दैट इज़ इंफ्रासोनिक वेव्स से, तो वो जाके डिपॉजिट होती है। वो जो डिपॉजिट एनर्जी है वो फिर तेजस कण जो हैं उसको यानी चार्ज पार्टिकल्स को मिलती है। चार्ज पार्टिकल्स फिर कार्बन पार्टिकल्स, कर्म के जो पार्टिकल्स हैं, और उसी से कर्म लिखे जाए। यानी ईच एंड एवरी एक्शन आप कुछ भी करो, ये मत सोचो कि मैं कर रहा हूँ कोई देख नहीं रहा है, लेकिन प्रकृति देख रही है, आपकी खुद की आत्मा देख रही है, और अपने अंदर ही कर्म के बंध स्वरूप जो है इसी 3 तरंगों के माध्यम से अपने कर्म शरीर को लिख रहे हैं। मैं और बहुत छोटी छोटी कुछ बात बताना चाहता हूँ कि हमने जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जो छोटे छोटे जीवों को मार रहे हैं, लेकिन ये खुद नहीं सोचा कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एप्लीकेशन से अपने शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उनको ही खराब कर रहे हैं। हमारी फेफड़ों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, हमारे हार्ट के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। बल्कि यूरोप में जब मैं फ्रांस में विजिटिंग साइंटिस्ट था, वहाँ उन दिनों के अंदर आज से 20-25 साल पहले तो एक डिपार्टमेंट के लिए सर्वे करने को कहा कि क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कुछ सोसाइटी को, इंसान को प्रभाव करता है। तो जब रिपोर्ट आई तो उन्होंने तुरंत, सरकार ने 1 सेकंड नहीं लगाया और इसके लिए पूरा एक मिशन प्रारंभ कर दिया था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशन के अंदर बहुत बड़े अच्छे अच्छे नेचर वगैरह में रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि एक एक्सपेरिमेंट के बारे में कि जो है हनी जो होती हैं मधुमक्खियाँ, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ये परिणाम निकला था कि जो कंट्रोल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उनके ऊपर जो भेजी गई, तो हमने उन सभी कुछ जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन लोगों ने RFID बोलते हैं, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडी, हर एक हनी को पहचान सकते हैं हनी को, तो उसके कंट्रोल वेव्स भेजी गई, फिर हाई फ्रिक्वेंसी की भेजी गई, फिर अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी की भेजी गई। तो ये पाया गया कि कंट्रोल में जितनी मर रही हैं उससे 5 गुना से 10 गुना हाई फ्रिक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी के अंदर मधुमक्खियाँ जो है वो मर रही थी। इसका मतलब आप सोचो कि हम जो टेलीविज़न वो तो बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की वेव्स होती हैं, और हम मोबाइल जो है उससे फिर तो मेगा हर्ट्ज़ के अंदर नहीं, हम तो मेगा हर्ट्ज़ में बात कर रहे हैं, 10⁶ हर्ट्ज़ के अंदर। इतनी हाई फ्रिक्वेंसी में हम इस पूरे पर्यावरण में, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस धरती के वातावरण में कितने जीवों की प्रति सेकंड अगर आप निकालो तो आप असंख्यात, प्रत्येक व्यक्ति असंख्यात जो है वो हिंसा कर रहा है। ये बात हिंसा की बहुत खतरनाक है, और मैं इसके लिए एक विशेष जो उपाय इस पूरे धरती के ऊपर कई देशों के जो है लगभग 9 देशों के वैज्ञानिक, 30 वैज्ञानिक माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने, जिसमें कई सारे नोबेल लॉरिएट थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात संयुक्त राष्ट्र संगठन को कही कि अब कभी भी क्लाइमेट चेंज की बात करो, इकोसिस्टम की बात करो, या एक एनवायरनमेंट के इम्बैलेंस की बात करो, तो पहले बात आप इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करना। सूक्ष्म जो जीव हैं उन्हीं का सबसे बड़ी भूमिका होती है। इवन मनुष्य की भी इतनी बड़ी नहीं होती, मनुष्य तो खराब करने वाले लोगों में से। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सुरक्षा के लिए क्या बात करो तभी, और जब उनकी बात करो तभी आप फिर क्लाइमेट चेंज की बात करना। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा, और यही मूल जो मंत्र है, ये जो उन्होंने कहा उनकी बात सुनी जा रही है। 2500 वर्ष पहले भगवान महावीर ने तो यही कहा था। अहिंसा के कई सारे, मैंने कहा शुभारंभ में, व्यापक परिभाषित किया था। उन्होंने तो कहा था कि मन से, वचन से, काया से, और स्वयं ही नहीं दूसरों से या किसी की अनुमोदना तक से, और प्राण श्वास लेने तक से 10 तरह के जो प्राणों से हिंसा होती है वो जो है हिंसा है, और उसको रोकने की बात कही। तो उस अहिंसा की बात को व्यापक रूप में लेने की ज़रूरत है। लोग पूछते हैं कि आखिर भविष्य में क्या होने वाला है। मैंने पिछले अपने प्रवचन में भी ये बात कही थी कि महाभारत के युद्ध के बाद सबसे जो जिसमें
हिंसा हुई थी तो उसके बाद जो है टेम्परेचर डाउन हुआ था। और जो मैंने आज बताया था कि उतनी बड़ी हिंसा के स्वरूप अर्थक्वेक, वॉल्केनोस इत्यादि आते हैं, तो उस समय जो हमारी इंडस सिविलाइजेशन अपने चरम सीमा पे थी, पराकाष्ठा पे थी, तो उस पे पूरी पूरी इंडस सिविलाइजेशन नेचुरल डिसास्टर से समाप्त हो गई। और उसके बाद वापस फिर सूटेबल टेम्परेचर प्रारंभ हुआ। एक्स एक्सिस पे 4000 साल का टेम्परेचर मैंने दिखाया है, और डेटा हमने ग्रीनलैंड से जहाँ अनकंटामिनेटेड टेम्परेचर के डेटा रिकॉर्ड किए गए थे वो डेटा वाई एक्सिस में दिखाए हैं। अगर आप ओवरऑल देखें तो टेम्परेचर धीरे 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 साथियों कम होता जा रहा है। बीच बीच में अवश्य कई बार गर्मी टेम्परेचर बढ़ा है, लेकिन उतना नहीं बढ़ा जो रोमन पीरियड के टाइम पे सबसे पहले ज़्यादा था, आज से लगभग 3-3,500 वर्ष पहले, और उससे पहले तो और भी ज़्यादा था। लेकिन हकीकत यह है कि धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता जा रहा है। ये पहला पॉइंट नंबर 1। जो ब्लू डेटा है उसके ऊपर ग्रीन मेरे स्टूडेंट ने, हम लोगों ने जो है सिमुलेशन टेक्निक से उस डेटा को फिट किया है और काफ़ी अच्छे कोरिलेशन कोफिशिएंट से किया है, और वो इस बात को दर्शाता है कि भविष्य में अभी और टेम्परेचर 21वीं सदी में कम ही होने वाला है। यानी हम अभी और पेंडेमिक एरा यानी महामारी के एरा में अग्रसर हो रहे हैं, और अगर हम अभी नहीं संभले तो हम शायद ही अपने मनुष्य को, हमारी जो सभ्यता और संस्कृति, उसको मुश्किल से बचा पाएंगे, हम अपने पर्यावरण को मुश्किल से बचा पाएंगे। मैंने भगवान महावीर के समय को भी इंकित किया है। उसके बाद में जो अशोक के टाइम पे कलिंग का युद्ध हुआ, उसके बाद फिर से टेम्परेचर डाउन हुआ, विश्व युद्ध हुए, उसके बाद फिर से टेम्परेचर डाउन हुआ। अभी रिसेंटली जो ग्लोबल वार्मिंग हुई वो दिखाई, लेकिन अभी 2008 के बाद जैसा आप सभी जानते हैं कि टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया है फिर से, और इस 21वीं सदी के अंदर इसकी वजह से और हमारी मांस खाने की प्रवृत्ति की वजह से विश्व के अंदर मांसाहारी लोग बढ़ते जा रहे हैं, हिंसा का वातावरण फैल हो रहा है। उसकी वजह से हम लोगों ने एक कंपैरेटिव स्टडी की है, और उसके अंदर ये बताया, हमारी कंपैरेटिव स्टडी पिछली सदी 20वीं सदी के साथ तुलना की है, और उसके अंदर देखा कि पिछले 100 सालों में वॉल्केनोज जो हैं वो तो मात्र 68 हुए थे, जबकि अभी इस सदी 21वीं सदी के केवल अभी 20-21 वर्ष निकले हैं, और उसी में 30 वॉल्केनोज हो चुके हैं। और ये अनुमान है सिमुलेशन से कि 200 से अधिक जो है वो वॉल्केनोज और आएंगे। पिछली पूरी सदी में 1 लाख लोग मरे थे, अभी 15 लाख ऑलरेडी मर चुके हैं, और करोड़ों की संख्या में मरने की संभावना है। महामारी के अंदर पिछले लगभग 2000 साल में 100 करोड़ से अधिक लोग मर चुके हैं, लेकिन लोग धीरे धीरे संभले और अपने पर्यावरण के प्रति सचेत हुए। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ पिछले 20 वर्षों से तो हम लगभग अपने पर्यावरण के प्रति सचेत ही नहीं। कोई भी देश का राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या कोई भी उसका अध्यक्ष हो, वो पॉजिटिव वे में लेना नहीं चाहता। वो अपने देश के विकास के नाम पे उसकी लोभ और लालच के अंदर चला जाता है। आप देखिए कि जो है अर्थक्वेक पिछली सदी में 25 आए थे, ऑलरेडी यहाँ 15 आ चुके हैं, और अभी लगभग 50 से 100 से ज़्यादा आने की संभावना है। सुनामी पहले 33 आई थी, अभी 90 ऑलरेडी आ चुकी हैं 20 साल के अंदर, और 200 से अधिक अभी और आएंगी। आप देखिए इसी तरह से फ्लड्स, ड्रॉट्स और पेंडेमिक, महामारियों की बात क्यों नहीं करें। पिछले पूरे 100 सालों के अंदर 20वीं सदी में मात्र 39 पेंडेमिक थे, अभी 20 वर्ष में 70 आ चुके हैं। मैंने जैसे पहले ही कहा कि ऑलरेडी H1N1, स्वाइन फ्लू इत्यादि आ चुके हैं। कोरोना अभी सबसे बड़ा वायरस आया है जो लगभग 1 करोड़ लोगों के आसपास को, उससे भी ज़्यादा लोगों को खा चुका है। और अभी जैसे टेम्परेचर की बात कही थी मैंने, तो लगभग 300 से अधिक महामारियां और आने की संभावना। आप पूछें कि ये जो आपने वेव्स की बात कही, तो वेव्स सचमुच में कैसे क्रियाशील होता है। मैंने ट्रावो हेरिंग की वेव की बात कही थी, मैंने हार्ट के वेव्स की, लंग्स के फेफड़ों से बात की थी, जो इंफ्रासोनिक वेव्स हैं। वास्तव में अगर हम अपने आत्म प्रदेश को पहचानें तो आत्म प्रदेश एक्चुअली जो बना हुआ है वो तेजस और कारमान बॉडी की वजह से होती है। यानी हमारा बाहर का शरीर तो औदारिक फिजिकल बॉडी हो जाती है, लेकिन अंदर के शरीर को जरा पहचानें, और ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको नहीं पहचानेंगे तो हम अपने पर्यावरण का संतुलन रख भी नहीं सकते। ये हमें सभी अध्ययन को, पूरे विश्व को संदेश देना होगा कि हमारा आत्म प्रदेश कैसे काम करता है, कर्म बंध कैसे होता है और कर्म की निर्जरा कैसे करनी है। जो भी आप कार्य कर रहे हैं,
जो भी आप विचार भाव से भी कर रहे हैं वो भी लिखा जाता है। इट इज़ इनक्रिप्टेड इन योर सॉल, उस सॉल पॉइंट के ऊपर आत्म प्रदेश पे, और आत्म प्रदेश से वो आकाश प्रदेश तक स्पंदन वाइब्रेशन के थ्रू जाता है और वहाँ से वापस कर्म बंद हो करके यहाँ अंदर द स्टोरी इज़ रिटन। और कोई कहे कि आपने आज ये पूरा व्याख्यान दिया, इसको आप संक्षिप्त में सार रूप में क्या कहेंगे, तो मैं सारी बातें तो लिखी हैं इसके अंदर कि नॉन वायलेंस जो है या नॉन पोजेशन, वो दो प्राइम फैक्टर्स हैं, वो दो प्राइम फैक्टर्स हैं और ये सभी को इसकी पालना करने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि पूर्व विश्व के लोग हैं वो जैन बन जाएं, किसी को धर्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, बट प्रैक्टिसिंग नॉन वायलेंस एंड नॉन पोजेशन इज़ द प्राइम रिक्वायरमेंट ऑन टुडे। आज के तारीख में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है अर्थ के ऊपर, हवा में, ओशियंस में, स्पेस में, ज़मीन के अंदर, इस सब को रोकना पड़ेगा, क्योंकि हर एक जीव जो है उसकी अपनी अपनी एक भूमिका है, उसका एक रोल है, और उस रोल को पहचानना होगा। उसके रोल में, उसकी भूमिका में कोई अटकाव नहीं आना चाहिए, कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल। सो इफ़ यू आस्क मी जस्ट टू कंक्लूड कि एक सेंटेंस में आप क्या कहेंगे, तो मैं यही कहूँगा कि हमें क्या चाहिए। वी नीड मोर। आपको क्या चाहिए? आपको अहिंसा चाहिए या सर्वनाश चाहिए? द चॉइस इज़ योर्स। अभी दिल मांगे मोर को छोड़िए और अहिंसा को, अपरिग्रह को अपनाएं। मुझे पूरा विश्वास है साथियों, आप सब ने बहुत शांति से सुना मुझे। मैं आप सबका आभार प्रदर्शित करता हूँ। मैंने पहले भी आपसे अनुरोध किया, आप सभी मेरे एम्बेसडर्स हैं, पूरे विश्व के अंदर इस संदेश को फैलाएं और ये कहें कि अगर हमने इस सदी में नहीं तो अगली सदी में तो कम से कम जो 22वीं सदी होगी तो वो जैन धर्म की, जैन दर्शन की, जैन फिलॉसफी की होगी। बिकॉज जैनिज्म इज़ ए साइंस, इट इज़ नॉट ओनली सिंपली ए रिलीजन, इट इज़ ए साइंस ऑफ अर्थ एंड कॉस्मिक ऑर्डर। मैं एक बार पुनश्च इंस्टीट्यूट ऑफ जैनोलॉजी को आभार प्रदर्शित करता हूँ और आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि मैंने अपने ईमेल आईडी वगैरह दे रखे हैं, इस अहिंसा के संदेश को पहुँचाएँ। मैं एक बार पुनश्च डॉक्टर कुमारपाल भाई देसाई का आभार प्रदर्शित करता हूँ, नेमू भाई चंदेरिया का आभार प्रदर्शित करता हूँ और पूरा उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके मैं भी कार्य करना चाहता हूँ और ये कहूँगा कि इंस्टीट्यूट जैनोलॉजी सचमुच में बहुत बड़ा मिशन के रूप में आपने कार्य इनिशिएटिव प्रारंभ जो किया है तो वो आगे फलीभूत हो। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। પ્રોફેસર ડૉક્ટર રાજમલ જૈને ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ જૈનોલોજીના નિમંત્રણનો સ્વીકાર કરીને એમણે એક અભ્યાસનીય વક્તવ્ય આપ્યું. સંસ્થા તરફથી તેમનો આભાર માનીએ છીએ.